नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे हमारा अध्याय तृतीय चैप्टर तीसरा, जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने देखा था विश्व इतिहास के कुछ विषय में, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से मानव का है वो अभ्युदय होता है, मानव का किस तरह से उदय होता है, और जो जो मानवता का उदय होने के बाद में मानव ने सने सने विकास क्रम को है वो हासिल किया, और मानव धीरे धीरे है विकास के प्रक्रम को प्राप्त करते हुए शहरी जीवन तक, शहरी जीवन एक सभ्यता के विकास तक का है वो प्रक्रम हमें पढ़ चुके थे। मैंने बताया था कि किस तरह से है वो प्रारंभिक मानव है वो जंगलों में घूमने का काम कर रहा है, खानाबदोश था, और धीरे धीरे आप देखोगे कि मानव के अन्य स्वरूप में परिवर्तन हो गए, और एक स्वरूप ऐसा आया जो होमो था। होमो में होमो इरेक्टस थे, होमो हेबिलियस थे और होमो सेपियंस थे। होमो सेपियंस जिनको प्राज्ञ मानव है कहा गया है, चिंतनशील मानव कहा गया, और उस चिंतनशील मानव ने आगे जाके देखेंगे कि एक बड़ी सभ्यता का विकास का काम है वो किया, और वह सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। हमने पढ़ा दजला व फरात नदी की सभ्यता को पढ़ने का काम किया, और वह सभ्यता इराक गणराज्य इराक देश में स्थित है, तो हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ा। आज का जो हमारा अध्ययन होगा, जो अध्ययन की विषय वस्तु होगी, वह अध्याय तीसरा, जिसमें कहा गया है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, उसके बारे में बात करेंगे। यानी एक ऐसा साम्राज्य, उसका अध्ययन करेंगे कि वह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। 3 महाद्वीप आपके कौन कौन से, आप देखोगे कि यूरोप है, 3 महाद्वीपों को देखेंगे कि यूरोप आएगा, एशिया महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप है। इन 3 महाद्वीपों में एक साम्राज्य है वो फैला है, तो वह साम्राज्य का नाम है, वो भी होगा आप देखोगे, तो साम्राज्य का नाम है रोमन साम्राज्य। क्या नाम है? रोमन साम्राज्य। तो आज जो हमारा अध्ययन की विषय वस्तु होगी वह रोमन साम्राज्य होगी। हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रथम यूनिट थी, प्रथम यूनिट या प्रथम इकाई थी, वो प्रारंभिक मानव की इकाई थी, यानी प्रारंभिक समाज की थी, अर्ली सोसाइटी थी, यानी किस तरह से प्रारंभ में है वो समाज था, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो अर्ली सोसाइटी की है वो फर्स्ट यूनिट में हमने बात की, और फर्स्ट यूनिट का जो इतिहास का जो कालखंड था वो आप देखोगे कि तकरीबन हमने 6 लाख से लेकर के प्रथम शताब्दी तक के कालखंड को हमने हासिल किया। प्रथम शताब्दी तक के कालखंड तक का है वो प्रारंभिक समाज का इतिहास था, यानी अर्ली सोसाइटी है वो 6 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के फर्स्ट सदी तक है वो आने का काम करे। फर्स्ट सदी तक का जो कालखंड है वो प्रारंभिक समाज में हमने अध्ययन किया। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारी इकाई है द्वितीय इकाई है, और द्वितीय इकाई में आप देखोगे कि आपके 3 चैप्टर है वो अध्ययन के। प्रारंभ में तो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी रोमन साम्राज्य की हम बात करें। फिर है वो इस्लाम का उदय होगा, किस तरह से इस्लाम का उदय हुआ, किस तरह से मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ, और बगदाद वगैरह ये इनके केंद्र है, खलीफा की, उनके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा साम्राज्य था वो यायावर है। यायावर यानी घुमंतु थे, घुमंतु खानाबदोश हैं, और वो है मंगोल थे। तो मंगोल साम्राज्य के बारे में है वो पढ़ेंगे, किस तरह से कुबलाई खान जैसे लोग हैं या चंगेज खान जैसे हैं, वो बहुत ही बर्बर जो लोग आते हैं, वो चंगेज खान जैसा है वो बहुत ही खतरनाक शासक आने का काम करा। और चंगेज खान तो इतना खतरनाक था कि लोगों को तो मारने की बात अलग रही, इवन की पशुओं तक को है वो नहीं तक छोड़ा था इसने, यानी इतना है ये व्यक्ति बर्बर था। तो उनका है वो हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा यूनिट है वो इसका नाम है वो साम्राज्य, एम्पायर है, यानी इस समय साम्राज्य अलग अलग स्थापित हुए थे, उनके बारे में वो बात करेंगे कौन कौन से साम्राज्य होते। तो हम प्रथम अध्ययन का हमारा बिंदु होगा वो होगा रोमन साम्राज्य, कि किस तरह से रोमन साम्राज्य है वो पनपने का काम हुआ है। और इसका जो कालखंड आप देखोगे इतिहास में जो वृत्तांत है इसका, वह आपके प्रथम सदी से प्रारंभ हो जाता है। प्रथम शताब्दी से लेकर के हम 13वीं शताब्दी तक के कालखंड को है वो खंगालेंगे।
13वीं सदी तक के जो घटनाक्रम है, उन घटनाक्रम को द्वितीय यूनिट में है वो समेटने की कोशिश करेंगे कि इस कालखंड में है वो क्या क्या हुआ। क्योंकि आप देखोगे कि जो हम अध्ययन कर रहे, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका श्रृंखलाबद्ध रूप से अध्ययन करना पड़ता है, अनवरत रूप से वो अध्ययन करना, कालखंड को है वो क्रमशः अध्ययन करना पड़ता है। तो इसलिए हम भी अध्ययन जो कर रहे हैं वो क्रमशः कर रहे हैं। प्रारंभिक सोसाइटी 6 लाख से प्रथम सदी तक आए, अब दूसरी यूनिट है वो हम प्रथम सदी से लेकर के आगे 13वीं सदी तक के कालखंड को समेटेंगे, ताकि चीजों को आप है वो एक क्रमशः रूप से समझने का काम करोगे। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य की बात करेंगे, किस तरह से रोमन साम्राज्य वो यूरोप से लेकर के अफ्रीका तक और किस तरह से आप देखोगे कि एशिया के भाग तक है वो रोमन साम्राज्य फैला हुआ है। एक तरफ है वो ईरान संस्कृति या ईरान साम्राज्य था, वो इनको रोमन साम्राज्य का जो एक तरह से सीमा का जो निर्धारण करने का काम कर रहा है, तो ईरान का साम्राज्य, पर्शियन साम्राज्य, पर्शियन या पर्शियन के तो एक तरफ है वो पर्शियन लोग हैं, पर्शियन लोग हैं, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो ये यूरोप वाला क्षेत्र है आपका, ये राइन और डैन्यूब नदी का जो क्षेत्र है वो रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण का काम कर रही है। राइन और जो डैन्यूब है ये जर्मनी के अंतर्गत, तो ये नदी है राइन नदी है वो जर्मनी के अंतर्गत बहती है। जिस तरह से भारत में गंगा को पवित्र माना गया है, वैसे राइन को है वो जर्मन पवित्र नदी माना गया है। तो राइन और डैन्यूब तक का क्षेत्र है वो इनकी उत्तरी सीमा निर्धारण का काम कर रही, किसकी? रोमन साम्राज्य का। ये रोमन साम्राज्य था, यानी रोमन साम्राज्य आप देखोगे कि इतना विस्तृत साम्राज्य था कि ये 3 महाद्वीपों के अंतर्गत फैला है। तीन महाद्वीपों में फैला हुआ। तो रोम साम्राज्य या रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, और इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज के अधिकांश यूरोप का क्षेत्र है, उरर और अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया का भाग और उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा है वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यानी इतने बड़े भूभाग के ऊपर है वो रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, और इस रोमन साम्राज्य का हार्ट का जो काम कर रहा है वह भूमध्य सागर का क्षेत्र है। ये रोमन साम्राज्य के हार्ट का एक तरह से काम करने का कर रहा है। तो ये आपका भूमध्य सागर का क्षेत्र, राइन और डैन्यूब उत्तरी सीमा का निर्धारण कर रही है, और इस तरफ आप देखोगे तो अफ्रीका का जो भूभाग है वो इसकी सीमा का निर्धारण करने का काम कर रहे हैं। और यदि आप पश्चिमी एशिया के भाग को देखोगे तो ईरान जो साम्राज्य था वह इसकी सीमा को निर्धारण करने का काम कर रहा है। सिकंदरिया ये मिस्र का जो भूभाग है वह क्षेत्र, ये त्रिपाली तानिया का जो क्षेत्र है अफ्रीका का, और सहारा मरुस्थल तक है वह रोमन साम्राज्य की सीमा क्या थी? अवस्थित थी। सहारा मरुस्थल तक का जो भाग है वहां तक रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। तो डैन्यूब नदी से लेकर के सहारा मरुस्थल तक का क्षेत्र है वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन साम्राज्य की सीमा निर्धारण का काम है वो कर रहा था। घटनाक्रम हम देखेंगे कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर के तकरीबन 7वीं सदी का जो पूर्व में 630 ईस्वी के दशक तक की अवधि है, वह अधिकांश अवधि में अधिकांश यूरोप का, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के विशाल क्षेत्र में है वो 2 महाशक्तियों का, 2 सशक्त या 2 शक्तिशाली साम्राज्यों का शासन रहा। यानी इन्होंने कहा कि यदि इस कालखंड को देखेंगे कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को लेकर, यानी जन्म के समय यानी प्रथम शताब्दी जो पहले का समय है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म है वो प्रथम शताब्दी से पहले का माना जाता है, इसलिए उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय उसको ईसा पूर्व कहा गया, बाद का समय है वो ईस्वी सन कहा गया। यानी ईस्वी सन से लेकर के आप कहां तक 7वीं सदी यानी तकरीबन 630 दशक की अवधि तक, क्योंकि बाद आगे जाकर के हैं वो मुसलमान इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है, पैगंबर मोहम्मद आएंगे तो वह इस्लाम साम्राज्य स्थापित होगा, खलीफा का होगा, बगदाद है वो उनका केंद्र बनेगा, तो वह कालखंड सेकंड पार्ट में शुरू होगा। तो प्रथम सदी से लेकर के तकरीबन 7वीं सदी यानी तकरीबन 650 ईस्वी तक का जो कालखंड है, इस समय यूरोप का जो क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है और मध्य पूर्व का क्षेत्र, मिडिल ईस्ट का जो भाग है, वह 2 विशाल शक्तियों के हैं, वह केंद्र था। 2 विशाल शक्तियां उसमें आकर उभरी, और वह विशाल जो शक्तियां थी आपकी, एक तो आप देखोगे कि रोम है और दूसरी है वो ईरान है। एक तो रोमन एम्पायर है और दूसरा है वो ईरान है, यानी ईरान शासक है, ईरान की शक्ति है वो उभरी। तो ये 2 सशक्त आपके साम्राज्य उभर कर सामने आए।
यानी तकरीबन 600 साल तक का जो टाइम पीरियड है, उस समय तक ये केंद्र, हालांकि बाद में जाके है वो इसके शासक रोमन साम्राज्य के बहुत ही कमजोर रहे और आगे जाकर ये 1300 ईस्वी तक है रहता है रोमन साम्राज्य, लेकिन इतना बड़ा है वो इसका वजूद नहीं रहता। ये तकरीबन 600 ईस्वी तक ही इसका वजूद है वो रहता है। इस समय ऑगस्टस जैसे लोग हुए या टिबेरियस जैसे लोग हुए या फिर आप देखोगे ट्राजान जैसे है वो शासक हुए, तो ये सशक्त शासक हुए थे। बाद में है वो एक कहावत भी बनी थी कि किस तरह से नीरो बंसी बजाता रहा और रोम जलता रहा, वो वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है कि नीरो भी शासक हुए थे रोम के। तो उनके समय बाद में हालांकि इनकी मृत्यु आत्महत्या है वो कर लेता है ये। तो जूलियस सीजर जैसे जो लोग थे, जहां तक है वो रोमन साम्राज्य सुरक्षित था। बाद में जाकर रोमन साम्राज्य में जो कमजोर शासक आए, फर्क ईरान की जो शक्तियां थी, जो पार्थियन शक्ति थी, जो पर्शियन लोग थे, उन लोगों ने इस साम्राज्य को कहीं ना कहीं समाप्त करने का काम किया। जो कि प्रतिद्वंदी हम आगे जाके देखेंगे कि एक ससानी राजवंश आता है, वह बहुत ही ईरान का शक्तिशाली है वो राजवंश था। तो उसने है वो इन लोगों के पतन करने में कहीं ना कहीं भूमिका है वो निभाई। तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर के हम देखेंगे कि तकरीबन 7वीं सदी का जो समय है, इस समय यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र था वह दो विशाल साम्राज्यों का केंद्र बिंदु था, दो विशाल साम्राज्यों की प्रतिद्वंदिता का क्षेत्र था। और वह दो विशाल साम्राज्य, एक रोमन साम्राज्य था और दूसरा है वो ईरान था, पर्शियन जो एम्पायर थे वे लोग थे। तो ये दो साम्राज्य रोम और ईरान के लोग थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। और रोम, चूंकि आप देखोगे कि दो ही बड़े शक्तिशाली साम्राज्य होंगे तो सीधी बात है उनमें प्रतिद्वंदिता, उनमें प्रतिस्पर्धा है वो आएगी। क्योंकि अपने आप को शक्तिशाली स्थापित करने हेतु एक तो को है तो वो पराजित करने का काम ही करेंगे। इसलिए रोम और ईरान में है वो निरंतर कलह की स्थिति है ओपन भी। जब रोम है उस समय तक शक्तिशाली रहा जब तक उसके जो शासक थे, चाहे ऑगस्टस हो, चाहे गिबेलियस हो, चाहे ट्राजान जैसे लोग हो, ये लोग जब तक शक्तिशाली शासक थे तब तक है वो रोम सुरक्षित रहा। लेकिन आगे जाके इनके उत्तराधिकारी जो है कमजोर हुए, तो ही ईरान में है वो ससानी राजवंश के उत्तराधिकारी शक्तिशाली हुए। तो एक का उदय और दूसरे का अस्त होना है वो स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। जो ही ईरान रोम का उत्कर्ष रहा तो ईरानियों का है वो उस तरह से उत्कर्ष नहीं रहा। एक तरह से है वो इतने बड़ी ये शक्तिशाली नहीं थी, कमजोर थे। जो ही रोम है वो कमजोर होने लगा, ईरान है वो शक्तिशाली होने लगे, यानी उनका उत्कर्ष हुआ, इनका है वो पतन हुआ। तो ये सभ्यता के दो ही केंद्र बिंदु भी रहते हैं, उत्कर्ष और पतन की स्थिति। तो रोमन साम्राज्य के स्थिति में भी यही हुआ और वे आपस में है वो लड़ाई झगड़े का काम निरंतर प्रतिद्वंदी थे। और अपने अधिकांश काल में यदि देखेंगे तो रोमन और ईरानी आपस में वो लड़ते रहे। उनके साम्राज्य बिल्कुल एक दूसरे के पास में थे, क्योंकि उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे है वो फरात नदी बहा करती थी, वह अलग करने का काम है वो कर रही थी। किनको? रोमन साम्राज्य। तो दोनों की क्या है, दोनों की है वो सीमाएं मिलने का काम कर रही है। और जब सीमाएं मिलेगी तो सीधी बात है कि आपके बीच में कलह होना स्वाभाविक है। तो ये जो रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य के बीच में सबसे बड़ा जो विवाद था वो फरात नदी के बीच के भूभाग को लेकर के था, क्योंकि वहां पर है वो सीमा मिलने का काम है वो कर रही है। अब देखेंगे कि रोमन साम्राज्य का ये तो आपका हुआ था सामान्य परिचय कि किस तरह से जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य जिसका जो उदय प्रथम सदी में हुआ और प्रथम सदी से लेकर के ये 7वीं सदी तक है वो रोमन साम्राज्य चला। रोमन साम्राज्य का जो प्रतिद्वंदी साम्राज्य था प्रतिद्वंदी, तो वह साम्राज्य था ईरान साम्राज्य। ईरान जो एम्पायर थे, ईरान साम्राज्य था, वो इनका प्रतिद्वंदी था। और इनके बीच में हम देखेंगे कि इस तरह से जो फरात नदी का भाग था वो दोनों के बीच में एक तरह से सीमा निर्धारण का काम है वो कर रही थी फरात का क्षेत्र। रोमन साम्राज्य को यदि आप देखोगे तो 3 महाद्वीपों में है वो फैला हुआ।
एशिया, अफ्रीका और यूरोप। डेन्यूब का क्षेत्र है, राइन का क्षेत्र है, और एशिया में है वो फरात के क्षेत्र तक है वो रोमन साम्राज्य विस्तृत था। रोमन साम्राज्य की प्रारंभिक स्थिति क्या थी उनको हम देखेंगे कि रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक किस काल में था, आरंभिक रूप में है वो किस तरह था। प्रारंभ में यदि देखा जाए तो रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में है वो विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे प्रवर्ती और है पूर्ववर्ती दो चरण है वो दिए गए। यानी रोमन साम्राज्य को यदि आप देखोगे कि दो भागों में विभाजित किया है, एक तो है वो पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। परवर्ती यानी उत्तरवर्ती या फिर बाद का समय परवर्ती। दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है जो उन्हें ऐतिहासिक रूप से दो भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को है वो पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की जो अवधि को है वो परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। यानी रोमन साम्राज्य का जो उदय है प्रथम सदी से लेकर के आपका प्रथम शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी का जो समय है वह कौन सा है, वह आपका पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती इसलिए है कि इस समय रोमन साम्राज्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ, तो रोमन साम्राज्य अपने निरंतर विशाल साम्राज्य को बनाए रखा। तो ये पूर्ववर्ती है वो कालखंड में इसको विभाजित किया गया। दूसरा है वो परवर्ती था। तो परवर्ती है ये आप कहोगे कि एक तरह से तीसरी शताब्दी के जो बाद का कालखंड है, तीसरी शताब्दी के बाद का जो कालखंड है वो परवर्ती कहा गया या बाद का समय है वो कहा गया। यो तो ये 1300 के आसपास तक है वो चला था, क्योंकि ये बाद में इसके उत्तराधिकारी कमजोर हुए तो साम्राज्य है वो टूटने लगा, तो अलग अलग भागों में टूटा। यानी भाग अपेक्षाकृत तो जो साम्राज्य था वो क्षेत्रफल में है वो कम हो गया था, इसलिए इसको परवर्ती भाग में बांटा गया। क्योंकि कमजोर उत्तराधिकारी होने के कारण रोमन साम्राज्य है वो ज्यादातर ईरानियों ने है, पर्शियन लोगों ने है वो उनके ऊपर कब्जा करने का काम है वो किया। इसलिए आरंभिक काल में यदि देखेंगे तो इसको दो चरणों में विभाजित किया गया, एक तो है प्रवर्ती और पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। अब देखेंगे कि रोमन साम्राज्य की जो उदय की स्थिति है वो प्रारंभिक स्वरूप में किस तरह से। प्रारंभ में यदि देखेंगे तो रोमन सम्राट जो प्रथम रोमन सम्राट हुए थे ऑगस्टस, रोमन सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में है वो रोमन साम्राज्य क्या किया था, स्थापित है वो किया, और उसे क्या कहा गया, प्रिंसिपेट है वो कहा गया। प्रिंसिपेट का मतलब होता है साम्राज्य। यानी प्रारंभिक रोमन साम्राज्य की हम बात करें कि प्रारंभिक जो रोमन साम्राज्य था जिसको दो चरणों में विभाजित किया, एक पूर्ववर्ती दूसरा परवर्ती। पूर्ववर्ती का जो कालखंड देखा जाए तो तकरीबन प्रथम सदी से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड था वह पूर्ववर्ती था। परवर्ती यानी उसके बाद का उत्तरवर्ती जिसको काल भी कहते हैं, और यह समय हम देखेंगे कि 300 ईसा पूर्व के 300 ईस्वी के बाद का जो समय है वो परवर्ती था। और रोमन साम्राज्य की यदि स्थापना की बात की जाए तो रोमन साम्राज्य की स्थापना है ऑगस्टस प्रथम हुए थे, जिन्होंने 27 ईसा पूर्व में है वो रोमन साम्राज्य की स्थापना की। और यद्यपि ऑगस्टस एक क्षत्र है वो शासक था और सत्ता का वास्तविक जो स्रोत था वो भी कौन था, ऑगस्टस था। तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक है और लातीनी भाषा में है वो प्रिंसेप्स था, निरंकुश शासक नहीं था। और ऐसा है वो सीनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया, क्योंकि सीनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था। यानी रोमन साम्राज्य की स्थापना की बात हो रही है, रोमन साम्राज्य की स्थापना है वो सम्राट ऑगस्टस प्रथम हुए, उन्होंने स्थापना की 27 ईसा पूर्व में, और उनके द्वारा जो स्थापित साम्राज्य था उसको क्या कहा गया, प्रिंसिपेट कहा गया। यानी रोमन साम्राज्य है वो कहा गया, प्रिंसिपेट यानी साम्राज्य की बात की जाए। यद्यपि हम देखेंगे कि इन्होंने कहा कि जो सम्राट ऑगस्टस थे उन्होंने एक छत्र शासन किया, यानी पूरे भूभाग के ऊपर है एक अकेले व्यक्ति ने है वो शासन करने का काम किया। और जो शक्ति वास्तव में जो सत्ता का वास्तविक केंद्र था वो कौन था, सम्राट खुद था। सम्राट में ही सारी की सारी शक्तियां निहित थी और सम्राट ने अपने अधीनस्थों के माध्यम से रोमन साम्राज्य के ऊपर शासन करने का काम है वह किया। लेकिन फिर भी वह कहा करता कि मैं हूं वो शासक नहीं हूं, शासक नहीं होकर क्या हूं, एक मात्र नागरिक हूं।
एक नागरिक के रूप में है, वह मैं क्या कर रहा हूं, एक तरह से सेवा का काम कर रहा हूं। और उन्होंने सीनेट को सम्मान देने के लिए उन्होंने रोम को है वो क्या कहा, एक रिपब्लिक कहा कि रोम है वो एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब हुआ, गणतंत्र शब्द का सामान्य अर्थ होता है कि ये जनता के द्वारा जो चुना हुआ जाता है। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि रोम है वो रिपब्लिक है, रोम गणतंत्र इसलिए क्योंकि जनता की सभी की भागीदारी है और मैं एक नागरिक की हैसियत से है वो रोम के ऊपर शासन करने का काम कर रहा हूं। लेकिन वास्तविक स्थिति में ये था, वास्तविक स्थिति में तो ऐसा नहीं था, वह एक छत्र शासन कर रहा था और सारा का सारा जो अधीनस्थ के माध्यम से वो शासन व्यवस्था को चलाने का काम करा। सारी शक्तियां हैं वो ऑगस्टस प्रथम में निहित थी, लेकिन वह सेनेट के प्रति एक तरह से सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा कराए ताकि क्या है कि साम्राज्य को सही तरह से संचालन किया जाए। और वह अक्सर कहा करता कि मैं राजा की हैसियत से है वो शासन नहीं चला रहा हूं और मैं जो शासन चला रहा हूं वह एक व्यक्ति की हैसियत से चला रहा हूं कि मैं हूं, वह भी आप लोगों में से एक चुना हुआ व्यक्ति के तौर पर है, आप लोगों में से है वो एक तरह से व्यक्ति के रूप में आगे बढ़कर आपके साम्राज्य की रक्षा का है वो काम कर रहा हूं, साम्राज्य की सुरक्षा का काम कर रहा हूं। और रोम है वो एक रिपब्लिक है, एक गणतंत्र है, जनता की है वो इसमें भागीदारी है, सारी जनता के हितों की है वो बात की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरे एक के अधीन है वो सारी की सारी बात की जाए जो कि राजा मैं हूं, तो ऐसा उन्होंने कहा कि राजतंत्र नहीं है बल्कि रोम है वो क्या एक गणतंत्र है। तो ये आपकी स्थापना की बात है। आपसे पूछा जाएगा कि रोमन साम्राज्य की स्थापना है वो किसने की, कब हुई, तो आप कहोगे कि रोमन साम्राज्य की स्थापना है वो 27 ईसा पूर्व में है। सम्राट जो ऑगस्टस हुए, ऑगस्टस प्रथम जिनको कहा गया है, उन्होंने रोमन साम्राज्य की स्थापना की और रोमन साम्राज्य के ऊपर उनका अकेले का क्या था, शासन था। सारी की सारी शक्तियां हैं वो सम्राट ऑगस्टस में निहित थी, लेकिन जनता के प्रति और सीनेट के प्रति, सीनेट है वहां एक सभा थी जिसमें है अभिजात वर्ग के लोग है वो चुने हुए थे। तो सीनेट जैसे हमारे लोकतंत्र में आप देखोगे कि हमारे लोकसभा है या राज्यसभा है, या फिर आप अमेरिका की जो बात करो कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस है, दूसरा है वो सीनेट है। यानी सीनेट बेसिक सांसद जो होते हैं उनको कहा जाता है, एक तरह से सीनेटर उनको कहा जाता है, तो सदन था। तो यहाँ पर भी इनके रोम जो रिपब्लिक है रोम को गणतंत्र बनाने की इन्होंने बात की और सीनेट यानी अभिजात वर्ग की, यानी कुछ खास अमीर वर्ग के लोगों का एक है वो संगठन था एक तरह से जो शासन व्यवस्था चलाने में भागीदारी का काम कर रहा था, जिसको क्या कहा गया, सेनेट कहा गया या सीनेट कहा गया है। और रिपब्लिक का मतलब ये है आपका गणतंत्र, गणतंत्र रिपब्लिक यानी गणतंत्र अर्थात जनता का शासन। तो सामान्य अर्थों में रिपब्लिक यहां पर आता है जनता का शासन का। हालांकि रिपब्लिक जो गणतंत्र शब्द है उसका अपना एक स्पष्ट उसकी परिभाषा भी है कि गणतंत्र का अर्थ हुआ कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, तो उसके लिए गणतंत्र शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर है वो ऑगस्टस प्रथम और रोमन साम्राज्य के संबंध में यहाँ जनता से लिया गया कि मैं आप लोगों में से एक व्यक्ति हूँ जो शासन करने का काम कर रहा हूँ। और ये जो आपके व्यक्ति हैं वो कौन है, ऑगस्टस प्रथम है, जिन्होंने ही रोमन साम्राज्य की स्थापना का है वो काम किया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैरा पर। सम्राट और सीनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक प्रमुख संस्था थी वो सेना थी। इन्होंने कहा कि जो साम्राज्य था वह साम्राज्य का प्रमुख है वो राजा था और राजा के बाद में जो दूसरी इकाई थी वो कौन है, सेनेट है। सेनेट है वो शासन का काम संभाल रही है, साथ में है वो सहयोग कर रही है। और सेनेट के बाद में यदि देखा जाए शासन की यदि तीसरी इकाई है तिकड़ी देखा जाए तो ये रोमन साम्राज्य के 3 खिलाड़ी थे जो साम्राज्य को चलाने का काम है वो कर रहे हैं। तो इनको है वो आगे जाके आप देखोगे 3 खिलाड़ी की संख्या दी गई, 3 खिलाड़ी ये तिकड़ी है। एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ है वो सेनेट है और तीसरी तरफ है वो सेना है। ये तिकड़ी मिलकर के रोमन साम्राज्य को चलाने का
काम कर रही है। तो हमने देखा कि सम्राट एक छत्र शासन कर रहा है और सीनेट के प्रति वह बात कर रहे हैं कि सीनेट है वो स्वतंत्र रूप से काम करे, चूंकि रोम है वो रिपब्लिक है। और सीनेट के बाद में शासन व्यवस्था को चलाने में है वो तीसरा महत्वपूर्ण अंग था वह सेना का था। सेना है वो चूंकि साम्राज्य विस्तार हेतु और साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण रखने हेतु सेना है वो अनिवार्य। सेना के बिना आप साम्राज्य को लंबे समय तक है वो स्थायित्व नहीं रख सकते, तो इसलिए सेना है वो महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम कर रही थी। और फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यवसायिक सेना थी। यानी यहां पर एक बात आई कि जो फारस है, फारस का मतलब जो ईरान है, चूंकि आप देखोगे रोमन साम्राज्य का प्रतिद्वंदी कौन है, तो रोमन साम्राज्य का प्रतिद्वंदी है वो ईरान है। तो ईरान में यदि सेना देखा जाए तो बलात् सैनिकों की भर्ती की जाती है। बलात् का मतलब हुआ सैनिकों की सैनिक सेवा है वो अनिवार्य थी। एक शब्द आपका आया बलात्, बलात्, बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक। बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक या अनिवार्य, अनिवार्य। यानी रोमन साम्राज्य के बजाय ईरान में यदि देखोगे, फारस में देखोगे, तो वहां पर सैनिक सेवा अनिवार्य थी। प्रत्येक घर से है वो लोगों को सैनिक सेवा देनी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी करो। तो निश्चित समय उनका तय किया गया था। तो जो फारस में है, ईरान में है, वो सेना की जो भर्ती की जाती थी वो बलपूर्वक की जाती थी, अनिवार्य की जाती थी कि सभी को जबरदस्त भी है वो भर्ती किया जा सकता है यदि कोई है वो नहीं होना चाहते, तो प्रत्येक घर से वो बात थी। लेकिन रोम में यदि सेना की स्थिति देखी जाए तो वो सेना एक तरह से व्यावसायिक सेना थी। यानी जिन लोगों में जो योग्यता थी उन लोगों को सेना के अंतर्गत नियुक्त किया जाता था, उनको वेतन भत्ते भी दिया जाता और उनको है उपलब्धियां या अन्य तरह की पेंशन सेवाएं हैं वो उनको मिलती थी। तो रोमन साम्राज्य में है वो ईरानी साम्राज्य की बजाय सेना का संगठन है वो अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि सेना है वो व्यावसायिक थी। वहां पर सेना की बलपूर्वक भर्ती की जाती थी, अनिवार्य थी, और यहाँ व्यवसायिक थी। व्यवसायिक का मतलब है कि एक निश्चित समय में सैनिकों की भर्ती करना और योग्यता के आधार पर करना, और जो उनको वेतन भत्ते हैं वगैरह देना। जैसे वर्तमान में जो सेना की भर्ती होती है उस तरह से रोमन साम्राज्य में हुआ करती थी, और प्रत्येक सैनिक को वेतन भत्तन है वो दिया जाता, और न्यूनतम 25 वर्ष तक है वो उनको सेवा करनी पड़ती थी। कहां पर? रोमन साम्राज्य में। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास है वो सबसे बड़ी विशेषता थी। और सेना में सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित है वो निकाय थी। यानी इन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य की यदि सबसे बड़ी खासियत यहाँ निकल कर आई तो सेना की आई कि सेना है वो साम्राज्य के स्थायित्व में महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम कर रही है, और साथ ही साथ जो सेना है उसका जो रूप यदि देखा जाए तो जो कॉमर्शियल है, व्यावसायिक सेना है, और सैनिकों को वेतन मिलेगा, न्यूनतम समय तक उनको सेवा करनी पड़ेगी, और ये उसकी अच्छी विशेषता थी। क्योंकि यदि उनको वेतन मिलेगा, नियत समय तक मिलेगा और योग्यता के आधार पर किया है तो लोग हैं वो अधिक स्थायित्व से और अपनी इच्छा से रहेंगे। सीधी बात है। दो तरह से भर्ती कर रहा हूं मैंने। एक कहा कि मैं बलपूर्वक सैनिकों की भर्ती करूंगा, यानी सभी को आपको अनिवार्य है, तो कुछ दुबले पुतले, कुछ की स्थिति नहीं है, कुछ योग्यता भी नहीं है, कुछ लोगों का है वो करने में इतने सक्षम नहीं है, तो जबरदस्त आप है वो कितना काम करवा सकते हो। और लेकिन दूसरी तरफ है जो इच्छुक लोग आ रहे हैं कि आप में इच्छुक और योग्यता है, एक तो आपकी इच्छा शक्ति एक साथ हम सेना में भर्ती होंगे, और दूसरी बात क्या है कि आपकी जो निश्चित योग्यता के मानक तय किए थे उन मानक को आप पूरा करने का काम करें, तो वह सेना लंबे समय तक टिकेगी, या फिर बलपूर्वक है कि पूरी क्लास में से उठाकर ले लिया कि आप सभी को वो सेना में भर्ती करें, तो वो संभव नहीं, क्योंकि वे उनमें इच्छा शक्ति भी नहीं है, योग्यता भी नहीं होगी। इसलिए ये रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी, और उनकी सेना है वो संगठित निकाय के रूप में काम कर रही थी, जिनके कारण रोमन साम्राज्य लंबे समय तक टिक सका। और यदि देखा जाए 4वीं शताब्दी के आसपास यदि देखेंगे, 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे रोमन साम्राज्य के पास, और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की है वो शक्ति थी। किसके पास? सेना के पास। और इन्होंने कहा कि 4वीं शताब्दी आते आते यदि स्थिति देखी जाए तो रोमन साम्राज्य में है तकरीबन 6 लाख के आसपास है वो सैनिक थे, और 6 लाख की सेना है वो क्या करी
किसी भी सम्राट के भाग्य को निर्धारण करना सेना के हाथ की बस की बात है, सेना चाहेगी वैसा हो सकता था। लेकिन हम देखेंगे कि रोमन साम्राज्य की जो सेना थी वो अनुशासित थी। हालांकि है वो अपनी खास मांगों के लिए सरकार के सामने कभी कभी विद्रोह भी कर देती थी, लेकिन कभी भी है वो सेना ने मार्शल लॉ नहीं अपनाया, सैनिक शासन है वो लगाने की कभी भी कोशिश नहीं की। कभी भी है वो महत्वाकांक्षी इतने नहीं थे कि राजा को एक तरह से वो अपदस्थ करके खुद सेना है वो शक्ति को हाथ मिले, ऐसा नहीं हुआ। इतनी बड़ी सेना होते हुए भी जिसने है वो कई सम्राटों के भाग्य निर्धारण का पावर है वह भी सेना के पास था, क्योंकि सेना है वो सब कुछ ही थी। और सेना के बलबूते पर भी रोमन साम्राज्य इतने बड़े भूभाग पर है वो रहा, लंबे समय तक रहा। यह अपने आप में बड़ी रोमन साम्राज्य की उपलब्धि रही। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार है वो आंदोलन करते रहे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहां तक कि सम्राट के द्वारा निराशा महसूस करते थे तो यह आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोह का रूप ले लेती थी। यह भी ध्यान रखा जाता था कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई वह उन इतिहासकारों के द्वारा तैयार की गई है जो एक तरह से सीनेट के प्रति क्या करते थे, सहानुभूति रखते थे। इन्होंने कहा कि सेना है वो विशाल थी, बड़ी मात्रा में थी, लेकिन कभी कभी सेनाएं वेतन भत्ते के लिए आंदोलन भी कर रही थी। और यदि सेनापति यहाँ तक ये सम्राट से निराश होते तो ये विद्रोह की स्थिति को भी अपना लेते थे। सैनिक विद्रोह है वो अक्सर होते रहते थे। तो ये इस बात का भी है वो एक तरह से जो साक्ष्य प्राप्त करने का काम करे है कि सेना में है वो असंतोष की भावना होना एक जाहिर बात है। आधुनिक लोकतंत्र में भी देखोगे तो भी सेनाओं में असंतोष की स्थिति है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि उनके वेतन है, भत्ते, सेवा शर्तों को लेकर कहीं ना कहीं कोई स्थिति होती है तो विद्रोह की स्थिति पर अपना स्वाभाविक है। वही रोमन साम्राज्य में भी स्थिति रही। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं इतिहासकारों के द्वारा कि जो सेना विद्रोह कर रही है ऐसा जो बताया जा रहा है वो किन के द्वारा किया जा रहा है, वो रोमन साम्राज्य के और इतिहासकारों के द्वारा ये कहा जा रहा है जो किसके प्रति है, सीनेट के प्रति है वो सहानुभूति थे, सहानुभूति थी, सिंपैथी थी किसके प्रति, सीनेट के प्रति। अब सीनेट की और सेना की कभी बनती नहीं थी, इसलिए इन्होंने है वो सेना के उस स्वरूप को बताने का काम किया। क्योंकि सीनेट है वो सेना से घृणा करती थी, सीनेट के ऊपर है वो एक तरह से सेना है वो कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने का काम करती। यदि पाबंदी नहीं लगाती तो सीनेट है वो राजा को उलट कर रख देती थी। तो ये एक स्थिति थी रोमन साम्राज्य के अंतर्गत। तो उनको बताने का काम किया है कि सेना विद्रोह कर रही है, वेतन के लिए आंदोलन कर रही, तो ये वे लोग बता रहे हैं जो सीनेट के प्रति है वो अच्छा भाव रखते हैं। उन लोगों का कहना है क्योंकि सेना है वो सीनेट से घृणा करती थी। हम देखेंगे एक सीनेट है वो सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी, क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत है वो थी। और विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी है वो कर लगाने पड़े, तो इन्होंने कहा कि सीनेट है वो सेना से घृणा करती थी और डरती थी, क्योंकि सेना है वो हिंसा का प्राय स्रोत थी, हिंसा का काम है वो सेना कर रही थी। ऐसी स्थिति हम देखेंगे तीसरी सदी का जब समय था जब सरकार की हालात है वो खराब थी, क्योंकि सरकार है वो ज्यादा सेना के ऊपर खर्च कर रही थी। और ज्यादा सेना के ऊपर खर्च करोगे तो आप कहां से वेतन लाओगे, जनता के ऊपर कर लगाओगे। तो ये एक स्थिति थी उस समय है वो सेना है वो एक तरह से आक्रामक होने का काम है वो कर रही, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो बढ़ते हुए जो सैन्य खर्च थे उनको पूरा करने के लिए कर लगाए और ऐसी स्थिति में उनको कम भी किया गया। तो ये एक स्थिति जिनके कारण है वो सेना की और सीनेट की स्थिति है वो आपस में बिगड़ने का काम हुआ। तो इसलिए इन लोगों ने कहा है कि सेना है वो अक्सर क्या कर देती थी, विद्रोह है वो कर लेती थी। सारांश के रूप में यदि हम कहेंगे तो सम्राट है, सम्राट राजा, दूसरा अभिजात वर्ग यानी सेनेट है या सीनेट को एक, और तीसरा है वो सेना है। ये साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में तीन मुख्य खिलाड़ी थे, तीन मुख्य हैं वो किरदार थे या तीन मुख्य क्या थी, ये शक्तियां थी, तीन मुख्य शक्तियां थी, सेना, सीनेट और राजा है वो रोमन साम्राज्य का तीन है वो अंग थे। इन तीनों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर सफलता निर्भर करती कि राजा है वो सही तरह से चल रहा है और यदि राजा है वो एक तरह से शक्तिशाली है तो सीनेट है वो सही तरह से चलेगी, यदि राजा कमजोर है तो सीनेट हावी हो जाएगी।
और यदि सेना कमजोर है तो अभिजातीय कुलीन है वो सेना को एक तरह से दबाने का काम करेंगे, और यदि सेना शक्तिशाली है तो अभिजात है वो दबने का काम करेंगे। अब तीनों में जब तक बैलेंस था तब तक तो रोमन साम्राज्य अच्छा चला। जब बैलेंस बिगड़ना शुरू हुआ तो आगे जाके देखेंगे कि जो गृह युद्ध की स्थिति है वो उत्पन्न होगी। गृह युद्ध यानी किसी देश में आंतरिक सत्ता के लिए विद्रोह होना। जैसे भारत में आप देखोगे कि कुछ ऐसे पावर है वो खड़े हो जाते हैं और गृह युद्ध कर रहे हैं, जैसे कश्मीर में निरंतर स्थिति चल रही है। क्या ये एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति है कि देश में स्वतंत्रता हेतु शक्तियां वो खड़ी हो जाती है, या देश को टुकड़ों या देश को है विभाजित करने हेतु और एक भाग है वो खड़ा हो जाता है, तो वह गृह युद्ध की स्थिति होती है। ग्रह यानी घर में आप देखो घर में है वो अक्सर कलह होती है, गृह कलह। तो लोग कहते हैं कि घर में है वो कलह होती रहती हैं, चाहे सासू की और बहू की हो या पिता पुत्र की हो या किसी अन्य तरह की हो, तो वो क्या होता है गृह कलेश होते हैं। तो ये गृह युद्ध थी, ये देश के अंतर्गत है वो गृह युद्ध की स्थिति उस समय होती जब सेना है वो विभाजित हो जाती। तो स्थिति जब संतुलन बिगड़ता है तो सीधी बात होगी। तो ये तीन है वो क्या है, रोमन साम्राज्य के तीन मुख्य शक्ति के केंद्र हैं। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर हैं वो कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम है वो सामान्यतः गृह युद्ध होता था। एक ऐसा वर्ष है 69 ईस्वी को छोड़कर यदि देखा जाए तो जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट है वो गद्दी के ऊपर है वो बैठे, और पहली 2 सदियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। अपेक्षाकृत है वो क्या शांति है वो रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंश क्रम पर है वो आधारित था, और पिता का राज्य है वो किसको मिलता था, पुत्र को मिलता था। चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ यानी पिता की खुद की संतान हो, या ग्रहण यानी गोद लिया हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रहण किया हुआ उत्तराधिकारी या दत्तक पुत्र है, या सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरण हम देखेंगे कि टिबेरियस करके हैं वो ऑगस्टस के बाद में अगले हैं वो शासक बनते हैं। तो 14 से लेकर 37 ईस्वी जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में है वो दूसरे महत्वपूर्ण सम्राट थे कौन, टिबेरियस। और प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का कोई पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने क्या किया था, इसको टिबेरियस को गोद वो ले लिया था। तो ये हम रोमन साम्राज्य की स्थिति को देख रहे हैं। हाल तक रोमन साम्राज्य का क्या स्थिति है, उसका क्या स्वरूप है, राजा की क्या स्थिति है, वहां की शासन व्यवस्था की क्या स्थिति है, उनको देखेंगे। फिर हम आगे अलग अलग घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से है वो साम्राज्य के अंतर्गत सेना की स्थितियां तो हो गई, फिर देखेंगे किस तरह से है वो संस्कृति की क्या स्थिति, शिक्षा की ये क्या स्थिति थी, उनके ऊपर है वो देखेंगे, दासों की क्या स्थिति थी, वो तमाम घटनाक्रम के ऊपर है वो श्रृंखलाबद्ध रूप से हम चल रहे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोमन सेना में है वो एक समय विभाजित हो गई जब रोमन सेना एक तरह से, तो परिणाम तो क्या हुआ, गृह युद्ध की स्थिति हुई। और गृह युद्ध का एक वाक्यांश 69 ईस्वी का आता है। जब 69 ईस्वी तक है वो देखेंगे कि क्या है कि रोमन साम्राज्य में एक तरह से शांति रही। कब से लेकर के आपका 27 जो बीसी है, ईसा पूर्व को या बीसी को, 27 बीसी से लेकर के 69 एडी तक, यानी आप देखोगे कि 27 जो बीसी का कालखंड होता है वो हमेशा माइनस में चलेगा और ये किस में चलेगा, प्लस में चलेगा। तो 27 ईस्वी से है तो इसकी स्थापना होती है, ठीक है, 27 में तो स्थापना हुई। हम देखेंगे कि 27 से लेकर जो 14वीं बीसी थी, 14 यहां तक है वो ऑगस्टस शासक रहे, ऑगस्टस प्रथम शासक रहे। कब तक, 27 से लेकर के 14 बीसी। और हम देख रहे हैं कि 14 बीसी के अंतर्गत है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय, जिसको ईसा पूर्व कहते हैं, तो वो बात है। तो 14 से लेकर 37, अब 14 से लेकर के 13 है, 12 है, 10 है, 11 है, फिर है 8, 7, 5, 1, प्रथम सदी आई। और जो ही प्रथम सदी आई ईस्वी, तो प्रथम सदी के बाद में वापस क्या होना शुरू हो गया, प्लस होना शुरू हो गया। तो प्रथम जो शताब्दी का समय उसमें प्रथम, फिर आप देखोगे द्वितीय, तृतीय, ऐसे है वो 37 ईस्वी, जिसको क्या कहा गया है, एडी का कालखंड।
तो 14 बीसी से लेकर 37 जो एडी तक है वो कौन रहे थे? टिबेरियस है वो शासक रहे। तो इन्होंने कहा कि जो प्रथम सदी का जो कालखंड है वो लगभग रोमन साम्राज्य में शांति का कालखंड रहा। इस समय है कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, और जो वंश जो राजा के बाद में है वो उसका पुत्र क्या बनेगा? सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। ये सीधा सा वंश क्रम था, जो हमारे भारत में भी सामान्य स्थिति में यही होता है कि पिता की मृत्यु के बाद में कौन होता है? वंश क्रम में जो बड़ा पुत्र होता है या योग्य होता है वही उसी वंश का है वो कर्णधार बनता है। तो ऐसा राजा महाराजाओं में यह भी होता था कि राजा के बाद उनका जो पुत्र युवराज होता वो क्या करता? राज्य की शासन व्यवस्था संभालता था। वैसा रोमन साम्राज्य में स्थिति थी कि जैसे ऑगस्टस की मृत्यु हुई तो ऑगस्टस के वो कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र संतान होगा। तो यहाँ तो समस्या खड़ी हो गई, एक साथ पिता की मृत्यु के बाद उनकी तो संतान थी नहीं ऑगस्टस की। तो वहां रोम में ये प्रथा प्रचलित थी कि उसका किसी को गोद ले सकता है, उत्तराधिकारी के रूप में है वो किसको गोद ले सकता है, चाहे भतीजे को ले सकता है या दत्तक पुत्र दोहित हो सकता है या अन्य परिजनी कोई संबंधी व्यक्ति हो सकता है, उसको आप गोद लेकर क्या करो, उसको है वो राजा बना सकते हो। और ऐसा ही हुआ था ऑगस्टस प्रथम के मामले में कि ऑगस्टस की मृत्यु होने के बाद उनकी कोई संतान थी नहीं, फलत उन्होंने क्या किया कि टिबेरियस को है वो अपना है वो उत्तराधिकारी लिया, गोद लिया, दत्तक पुत्र के रूप में है वो गोद लिया और उसको क्या कर दिया गया? शासक है वो स्वीकार कर दिया गया, शासक बनाया गया। तो सेना ने भी है उसको क्या किया? शासक स्वीकार कर लिया, जो कि रोमन साम्राज्य की परंपरा थी। सीनेट ने भी है वो कोई समस्या खड़ी नहीं की, इसलिए सत्ता का है वो बहुत ही आसानी से परिवर्तन हो गया। सत्ता है वो सहज रूप से परिवर्तित हो गई ऑगस्टस से टिबेरियन के रूप में। तो ये दर्शाने का एक काम कर रही है कि साहब उस समय की यदि राजनीति के ऊपर देखा जाए तो वंश क्रम के ऊपर चलता था। राजतंत्र राजा के बाद उसका पुत्र है वो क्या करेगा? साम्राज्य का है वो शासक बनेगा। तो यहाँ पर अब हमारा जो अगला शासक आ गया वो है टिबेरियस। कौन है? टिबेरियस। तो प्रथम है वो ऑगस्टस थे। ऑगस्टस का जो कालखंड था वो आपका 27 से लेकर के 14 बीसी तक था। और दूसरा आया टिबेरियस, और टिबेरियस है वो 14 से लेकर के 14 बीसी से लेकर 37 एडी तक का है वो समय था टिबेरियस का। तो ये मोटे तौर पर हमारे रोमन साम्राज्य के सम्राट हैं। और इनके बाद में हम त्राजान को भी देखेंगे। अगले जाके के जो शासक आते हैं वो त्राजान है वो रोमन एम्पायर आते हैं। और त्राजान का तो इवन की भारत का है वो सपना था कि भारत को है वो एक तरह से उसके ऊपर अधिकार करने की है वो बात कर रहे थे कि मेरा सपना है। त्राजान ने ये कहा था कि यदि सिकंदर जैसा मैं युवा होता तो भारत को क्या करता? अपने अधीन करता। यानी इतना बड़ा है वो सपना आगे जाके वो त्राजान देखता है, लेकिन त्राजान उसको है वो पूरा नहीं कर पाया। लंबा समय वो बीमारी के अंतर्गत और बीता। तो ये व्यक्ति है वो कभी भी इस सपने को साकार नहीं कर सकता। तो आगे जाके अन्य भी गेबेलियन करके अन्य जो शासक आते हैं जो रोमन साम्राज्य को एक तरह से है वो चलाने का काम है वो कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर हमारी यहाँ पर बात हुई किस तरह से है वो रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, किस तरह से है वो शक्ति के जो केंद्र थे, जो पावर थे, पॉइंट थे, वो सम्राट हैं। फिर जो कुलीन वर्ग है या अभिजात वर्ग है या सीनेट के लोग हैं वो थे, क्योंकि बड़े जो अभिजात वर्ग के लोग थे वो ही सीनेट के क्या थे? सदस्य थे। और तीसरी थी वो सेना थी। इन्हीं के संतुलन के ऊपर है वो चीज है वो टिकी रहती थी कि साम्राज्य वो कितने समय तक टिकेगा, क्योंकि जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक है वो रोमन साम्राज्य कभी भी टिक नहीं सकता। तो यहाँ इनमें संतुलन की है वो बात की गई थी। इस तरह से है वो मोटे तौर पर हमने एक रोमन साम्राज्य की परिचय को है वो देखने का काम किया। तो मुझे उम्मीद अपेक्षा है कि ये आपको प्रक्रम ये घटनाक्रम है वो समझ में आया होगा। अगली हमारी जो भी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि इसके अलावा जो अन्य रोमन साम्राज्य की स्थिति क्या थी और अन्य जो शासक त्राजान वगैरह उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।